बोलने का परिणाम इतना भयानक होवे है। माने तो ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हाँ भाई, हाँ ले ले, लगा अंगूठा। हाँ अशोक घासी, तेरा हिसाब। आज्ञा मिश्रा बाबू। इस हफ्ते की तेरी मजदूरी बनती है 65 रुपए, जो अब जा रही है पंडा बाबू के खाते में। तेरे ऊपर कर्ज था 5,600 रुपए, जो अब हो गया 5,535 रुपए। आया हिसाब समझ में तेरे को? है आया? हाँ आजा, अंगूठा लगा दे अब। आजा आजा। हफ्ते के 7 दिन 15 से 17 घंटे मजदूरी करने के बाद अपनी सारी कमाई अपने ही मालिक को लौटाने वाला अशोक घासी हमारे देश के लाखों बंधुआ मजदूरों में से एक था। निरक्षर, बेहद गरीब और सामाजिक रूप से कुचला हुआ घासी एक दलित था, जिसकी कई पीढ़ियां जमींदारों से बंधी हुई थीं। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का कर्ज उतारने अपनी आने वाली नस्ल को बंधुआ बना रही थी। ये पूरी तरह गैर कानूनी प्रथा कम से कम पिछले 250 सालों से चल रही थी। काशी, याद है तुझे? बचपन में एक बार तेरे साथ खेलते हुए मैं पकड़ा गया था। कितनी मार पड़ी थी तुझे। मुझे भी मेरे बाबा से एक थप्पड़ पड़ा था। कितना पुराना रिश्ता है हमारा, है ना लक्ष्मी? तुम अपने परदादाओं का कर्ज उतार कर अपना धर्म निभा रहे हो और मैं तुम्हारी देखभाल करके अपना धर्म निभा रहा हूं। कैसे कैसे जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे के साथ, नहीं? जी माय बाप। मैंने मिश्रा से कहा है कि तुम्हारे 2 वक्त के खाने का जो पैसा कटता है, कल से 1 वक्त का कटेगा। खुश? कृपा है माय बाप। पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर कर्जा नहीं उतार पाओगे ना। वैसे ये तुम्हारा जाती मामला है, पर एक राय दूं? तेरा लड़का 7-8 बरस का तो हुआ होगा ना? सुना है पढ़ा रहे हो उसे। क्या फायदा, कर्जा तो उसी को उतारना है। मेरी बात मान, लगा दे काम पर। उसी को आराम रहेगा, कर्ज जल्दी उतरेगा। कर्ज से छुटकारा नहीं ना, है कि नहीं? अरे 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 मैं तो भूल ही गया था, तुम तो अपनी पत्नी से मिलने आए हो। जा जा।
मैं मुंह फेर लेता हूँ, ये ले। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कैसी है? अबुली को चलो इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, चलो। बात सुनो मेरी, इधर आओ। देखो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी 10 मिनट में यहाँ एक रेड होने वाली है। कोई भुवनेश्वर का समाज सुधारक पुलिस को लेकर यहाँ आ रहा है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, यहाँ सबको कानून के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। आई बात समझ में? सबको। और यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं करता है। ए जमाल, चल बच्चों को लेकर यहाँ से जा। चलो चल जाओ। एक बात और, यहाँ कोई भी अपने बाप दादा का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है, समझ गए? और हमें यह भी पता चल गया है कि हमारे यहाँ गद्दार खबरी कौन है। क्यों गासी? मैं कुछ नहीं है, डाल बोरी में साले को। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ साले को डाल बोरी में, डाल। साहब मेरी कुछ गलती नहीं है साहब। कौशल्या, कल्लू, घासी, भीमा कहाँ है? भीमा कहाँ है? वो आज काम पे नहीं आया। ऐसे कैसे नहीं आया काम पर? चाहो तो तलाशी ले लो सरकार। देखो, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। आप लोग बेझिझक मेरे सामने आकर बताइए। तुम बताओ, अशोक घासी हो ना तुम? क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतार रहे हो? घासी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो घासी, तुम डरे हुए हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बताओ घासी। प्रशांत नायक भुवनेश्वर से आया हुआ एक इंजीनियर था जो बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए एक समाज सेवी संगठन चला रहा था। वो ऐसे डरे हुए, दबाए हुए लोगों को संगठित करने की कोशिश कर रहा था जो अपने मूलभूत मानवाधिकारों के बारे में सोचने से भी कतराते थे। इन लोगों की खामोश चीखों को जमींदारी ने बड़ी निर्दयता से दबा कर रखा था। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी सच्चाई थी जिसके सारे सबूत बड़ी शिष्टता से मिटाए जाते थे। प्रशांत नायक को तलाश थी उस एक बगावत की आवाज की जिसे शस्त्र बनाकर वो पंडा बाबू जैसे लोगों को चुनौती दे सकता था। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत कीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों करते? हम लोग शहर से आए हैं। हम जानते हैं कि तुम बंधुआ हो। भीमा ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझे घर जाना है। तो फिर भीमा कहाँ है? क्या किया उन लोगों ने भीमा के साथ? घासी, भीमा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। घासी सुनो, पकड़ो इसे। घासी डरो मत। घासी सुनो। पहले बता दिया होता कि शौक रखते हो, कुछ अच्छा इंतजाम करवा देते। ये छोटी जात की है मोहंती बाबू। चलेगी, बाद में गंगा नहा लूंगा। आएगी ना? आप कमरे में जाइए।
लक्ष्मी, सुन तो। आज्ञा साहूकार। मोहंती बाबू को थोड़ी छाछ तो पिला। साहूकार, वो सुना नहीं तूने? छाछ। जी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हमें डर। साहूकार, साहूकार, साहूकार। क्या हुआ घासी? क्या बात है? साहूकार, साहूकार, प्रशांत बाबू ने मुझे धर लिया था। भीमा के बारे में पूछ रहे थे। मेरे बाबूली की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा आपके पास भागा चला आया हूं। मेरे बाबूली की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। तो फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे कोई पानी पिलाओ घासी को। और चांस लेंगे आप? आज नहीं, कल। भूल जा, प्रशांत नायक को भूल जा। उसकी तो ऐसे। अरे पंडा बाबू, है तो चमारन, मगर है बहुत नमकीन। कल फिर आऊंगा छाछ पीने। ये कौन आ गया इतनी रात गए? सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। ये अपना घासी है, लक्ष्मी का पति। बाबा, अगर माँ होती तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ता ना? क्या हुआ बाबा, आप चुप क्यों हैं? पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं? अक्षर सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, पर चावल चुना तो नहीं सिखाते। माई, तू इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी सोचता हूँ कि मैं भी काम करूँ। बेटा, थोड़ी देर बाहर जाकर खेल। नहीं। जा बेटा। नहीं। क्या बाबूली? ला दे मुझे। हाथ में लगा। क्यों? क्यों ना लगाऊं? क्या क्या है मैंने? माथा मत खराब कर मेरा। क्या किया है तूने? इज्जत उतारी है मेरी। रण बन गई है तू। चुप कर। मुझे जो करना पड़ा वो तेरी माँ ने भी क्या होगा। हमारी बेटी होती वो भी करती। जो है सो है। किस इज्जत की बात कर रहा है तू? हम लोगों की इज्जत, हमारी इज्जत। क्या कहती मैं बड़े साहब को नहीं सोंगी? मेरी जगह तू क्या करता? कब से चल रहा है ये? याद नहीं अब? माई, मुझे रोटी चाहिए। किसका है ये? क्या?
साले हमारे आदमी छुड़वाएगा हैं? हैं? सुन, फिर कभी हमारे इलाके में मत आना। सुन, पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो वो तबीयत से लेंगे तेरी। आई बात समझ में? चल चल। लोगों को संगठित करने आए प्रशांत ने हमले के दौरान और उसके बाद अपने आप को पूरी तरह अकेला पाया। शरीर से ज्यादा मानसिक रूप से घायल प्रशांत निराश होकर वापस भुवनेश्वर लौटा। उधर घासी अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार को भुला नहीं पा रहा था और उसे आंख भी नहीं मिला पाता। वो अपना नपुंसक गुस्सा कभी शराब में डुबोता तो कभी बाबली पर निकालता। और फिर एक दिन पंडा बाबू की हवेली से एक खबर आई। माई, माई। ये सब निपटा कर जल्दी पंडा बाबू से मिल ले। याद क्या तेरे को? इसका तो हुआ होगा ना? सुना है पढ़ा रहे हो उसे? क्या फायदा? कर्जा तो उसी को उतारना है। यहाँ कोई भी अपने बाप दादा का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है। कर्जा डाल बोरी में चले। अशोक घासी होना, क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतारे? मुझे जो करना पड़ा वो तेरी माँ ने भी क्या होगा। हमारी बेटी होती वो भी करती। हाँ बच्चा, इधर आ, पास में आ। हाँ, पाठशाला में अक्षर पढ़ता है। अच्छा है, अच्छा है। जा। घासी, तेरी औरत ने हमारी बहुत सेवा की। अबे पहुंचना। पर पिछले कुछ दिनों से है और काम करेगा तो मर जाएगा, अनाथ हो जाएगा लड़का। माँ तो इसकी पहले ही। साहूकार, नहीं साहूकार, जो आप कहो। क्या नाम है तेरा? बाबूली। जिस दिन ये अपनी माँ के इलाज का कर्जा उतार देगा उसी दिन पाठशाला भर्ती कराओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सारे अरमान पूरे कर लेना। उसी दिन ये आजाद हो जाएगा। बाबुली को छोड़कर सभी जानते थे कि उस दिन के बाद जिंदगी भर बाबुली एक गुलाम बनकर रहेगा। वो अपनी माँ के इलाज की रकम कभी नहीं भर पाएगा। देखते देखते बाबुली के पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने चूर चूर हो गए। हंसने खेलने के दिनों में बाबुली कमर तोड़ मेहनत के बोझ तले टूटने लगा। घासी ने तो कभी सपने देखे ही नहीं थे। उसे उसके पिता ने 3 साल की उम्र में पंडा बाबू के पिता के पास गिरवी रख दिया था। पर अब जब घासी ने अपने बाबुली को एक बंधुआ मजदूर के रूप में देखा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। पापा, पापा मार दे, पापा, पापा मार दे, पापा, पापा मार दे, पापा। भाग के कहाँ जाता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ मिश्रा बाबू? क्या हुआ? के सोता है हरामजादा ये। नहीं मिश्रा बाबू, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। मैं बाप हूँ इसका, मैं जवान देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी। अब ये पिल्ला हमारा है, तू इसका बाप नहीं है। और वैसे भी क्या पता तेरा खून है कि नहीं है? साली तेरी बीवी तो। मिश्रा बाबू। अरे वाह, तेरे खून में गर्मी कहाँ से आ गई बे? काम चोर है। जानवर समझ के रखा इनको। ऐसे ऐसे बेरहमी से मारते हैं। काशी, बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर, बस। मैं जानता हूं क्या करना है, मैं बताता हूं। आज से ये लड़का खान पर काम नहीं करेगा, यहाँ रहेगा।
मेरे पास, मेरी निगरानी में। बीच बीच में मिलने आया करना। जा, अब घर जा तू। समझा? जी बाबू। बाबूली, अंदर चल। जा बाबूली, या खाना पीना ठीक मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। मैं आते रहूंगा ना। मना ना कर बेटा, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। जा बच्चा, जा। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, है बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ए बाबूलिया, थोड़ा पीठ पर पैरों से मालिश कर दे बेटा। बाबूलिया, ए बेटा, तुझे पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं रे? हैं? अब तुझे कोई छोटी जात का तो नहीं कहता ना? अब रोने से क्या फायदा घासी? कौन कौन है? इसे फेंक दो घासी। इसे चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, वो तुम में है नहीं। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप? तुम्हारी और बाबूरी की आजादी। तुम लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने के जुर्म में पंडा बाबू को अच्छी खासी जेल हो सकती है। क्या बात कर? वो तो साहूकार है, माई बाप है। खून चूस रहा है वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। बाबूजी, मैं अंगूठा छाप हूं, पर इतना जरूर जानता हूं, जो है सो है। आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप हमारी भलाई चाहते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ने से कुछ नहीं होगा घासी। भलाई सिर्फ तब होगी जब तुम और तुम जैसे सैकड़ों बंधुआ मजदूर मिलकर बगावत करेंगे। और इस बगावत में मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं अकेला नहीं, इस देश का कानून मजबूत चट्टान की तरह पीछे खड़ा है। आपको अब पता चल ही गया होगा कि भीमा के साथ क्या हुआ था। भीमा ने भी बगावत की थी ना आपकी मदद से। भीमा का बलिदान इस केस की मजबूती बनेगा। एक बात याद रखना, भीमा तुम्हारे लिए शहीद हुआ। भीमा कुत्ते की मौत मरा है बाबूजी, हमारे सामने कुत्ते की मौत। और तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? क्यों डरते हो इतना? घासी, इतना डर क्यों है? मन ही मन में घासी को प्रशांत नायक की बातें समझ में आ रही थी, सही भी लग रही थी। पर उसे और उसके जैसे लाखों बंधुआ मजदूरों के लिए गुलामी की जंजीरें तोड़ना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो मानसिक गुलामी के अंधकार से बाहर निकल नहीं आते। इसी मायूसी के अंधेरे में घासी दिन पर दिन डूबा चला जा रहा था और उसका फूल सा बच्चा बाबुली अमानवीयता के पैरों तले कुचला जा रहा था। बाबुली, बाबा,
ये हाथ पे क्या हुआ रे? ये जो तूने सामान गिराया है, नुकसान किया है, कौन भरेगा? आंख दिखाता, आंख दिखाता है मुझे। नहीं जगह, नहीं जगह। मेरे को नहीं मालूम था साहब, वो मालूम नहीं को गलती से फुट गई साहब। बड़े साहब का कितना नुकसान हुआ होगा। एक बोतल विलायती की क्या कीमत होती है पता है? शायद इसलिए इतनी जोर से मारा। आइंदा ख्याल रखना बेटा, दिल लगाकर काम करना है? वो माए बाप है, मारते हैं तो प्यार भी करेंगे। नहीं बाबा, कभी प्यार नहीं करते, वो तो हरदम हरदम। क्या तोड़ा? माँ भरेगी तेरी या बाप भरेगा? बाबा आप नो क्यों रहे? आप कहते थे। बाबूजी, बाबूजी मैंने तय कर लिया है। मेरे बाबूली को आजाद कराना है। जानते हो खासी, तुम अगर आज मिलने नहीं आते तब भी मैं मिलने आता तुमसे। दरअसल एक बहुत बुरी खबर मिली। क्या? क्या बाबूजी? मीना, जानते हो इसे? ये पंडा बाबू की हवेली पे काम करती, जैसे तुम्हारी पत्नी पद्मा करती थी। क्या हुआ मीना? है? बाबूली तो ठीक है ना? है? मीना? बाबूली को कुछ नहीं हुआ खासी। तो फिर? दरअसल खबर तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी के बारे में है। मीना का कहना है कि वो अपनी मौत नहीं मरी, उसे पंडा बाबू और उसके आदमी ने जहर देकर मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मीना? दरअसल तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी ने पंडा बाबू के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो बाबुली से बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो वो उसकी भुवनेश्वर में रहने वाली बेटी श्रीलेखा को पंडा बाबू की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगी कि कैसे वो बंधुआ औरतों के साथ बार बार बलात्कार करता है। बस इसलिए उसने। बाबूजी, वो मेरे बाबूली को भी मार डालेंगे। उसने बहुत मारा है, उसे बहुत जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बाबूली बहुत छोटा है बाबूजी, उसे बचा लीजिए बाबूजी, उसे बचा लीजिए। हम बाबुली को आज ही आजाद करवाएंगे। हाँ, इस काम में मीना हमारी मदद करेगी। आज के आज ही तुम और बाबुली ये गांव छोड़ रहे हो। बाबुली चल भाग। कितना प्यार किया, फिर भी जात दिखा दी साले ने। रुला रुला के मारेंगे। और वो प्रशांत नायक। पर पंडा बाबू के खुखार इरादे नाकाम रहे। प्रशांत नायक की मदद से खासी और बाबुली जयंतीपाड़ा गांव से भाग निकलने में कामयाब रहे। कहां लेके गया घासी अपने लड़के को? मुझे नहीं मालूम साहब जी, मुझे नहीं मालूम। तेरा एक लड़का है ना बंतरी गांव में तेरी अम्मा के पास, उससे जाके पूछो। नहीं साहब जी, मैं बताती हूँ। प्रशांत बाबू उसको अपने साथ ले गए। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मिश्रा, इसे माफ कर दे।
बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाए पूरे 1 साल के बाद भी खासी को डरावने सपने आतंकित करते हैं। अक्सर उसे अपनी आजादी कोई झूठा ख्वाब लगता है। बाबुली, ए बेटा, तू ठीक तो है ना? ओफो बाबा, छोड़ो ना, होमवर्क करना है। हैं? क्या करना है? होमवर्क। खासी और बाबुली का पहले भुवनेश्वर और फिर मुंबई में पुनर्निवास करवाने के बाद प्रशांत नायक ने पंडा बाबू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की पहल की है। न्यायालयों के फैसले जो भी हों, पर खासी और बाबुली की जीत हो चुकी है। बाबुली की मां लक्ष्मी के सपने साकार हो चुके हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर गुलामी के चक्रव्यूह से आजाद कराना चाहती थी, और ऐसा हुआ। लक्ष्मी, भीमा और मीना की आहुति। नहीं नहीं रघु, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे बच्चा दिखा दो। मीना प्लीज। नहीं 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 नर्स, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। नहीं मीना प्लीज ले लो। रघु प्लीज, मुझे बच्चा दिखा दो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं रघु। अरे ऐसा क्यों कर रही हो मीना? मैंने कहा ना, बच्चा बिल्कुल ठीक है और बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी क्यों नहीं डॉक्टर? कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक है ना? मैं चलती हूँ आपके साथ। मीना, मैं आपके साथ आती हूँ। मीना, मुझे उसे देखना है। मीना, मीना प्लीज, डॉक्टर कह रहे हैं आ जाएगा मतलब आ जाएगा। अब जिद मत करो, थोड़ी देर की तो बात है। तुम जब सोकर उठ जाओगी, बच्चा तुम्हारे पास होगा, प्रॉमिस। जन्म के तुरंत बाद आईसीयू में रखे गए अपने बच्चे को देखने मुंबई के मीना और रघु चौहान की आंखें तरस गई थी। पर चौहान जोड़े को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके जिगर के टुकड़े पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। मीना चौहान तो अपने नवजात को गले से लगाकर फूले न समा पा रही थी, पर रघु और मीना की खुशी पल भर की थी। सरकारी अस्पताल के कहने को सुरक्षित वातावरण में उनका बच्चा खतरों से घिर चुका था। देखा देखा, फिर हंसा। हंसता है ना तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है रघु। एक दिन का बच्चा क्या किसी के जैसा दिखेगा यार। इस वार्ड के सारे बच्चों को एक साथ रख दो, फिर बोलो। जाइए जाइए, मैं अपने बच्चे को कभी भी और कहीं भी पहचान सकती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कब से सो रहा है? यही कुछ 10 मिनट हुए। क्यों, क्या बात है डॉक्टर? बच्चे को थोड़ी देर के लिए आईसीयू में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर आईसीयू? लेकिन सुबह तो सोनल डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर सोनल आपको ठीक ठीक समझा देंगे। नर्स प्लीज हरी आप। डॉक्टर साहब मैं भी आऊं? नहीं नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। नर्स प्लीज कम ऑन। कितनी देर हो गई है रघु? आप आईसीयू में जाकर देखिए ना। वहां अलाउड नहीं है। देखो तुम चिंता मत करो प्लीज। कैसे ना करूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और
कैसा है हमारा नन्ना चौहान? अरे बच्चा कहाँ है? वो डॉक्टर साहब आईसीयू में लेकर गए हैं। कह रहे थे कि आप आकर हमें समझाएंगे। कौन डॉक्टर? मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर आ ही नहीं सकता। मैं तो अभी आईसीयू से आ रही हूँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है। रघु, मैं कह रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? माय गॉड, नर्स, सिक्योरिटी, देखो तुम हिम्मत रखो। मेरा बच्चा मुझे लाने दो प्लीज। मीना और रघु चौहान के शिशु के अपहरण ने सारे शहर और प्रशासन को झिंझोड़ कर रख दिया। इस टंके की चोट पर किए गए अपराध ने शहर की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल दिया था। आतंकित बालक अपने शिशुओं को अस्पताल से निकालने लगे। सदमे की मारी मीना चौहान न कुछ कहने की हालत में थी और न खाने पीने की। बच्चे की याद और फिक्र ने मीना को एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। परेशान सरकार ने इंक्वायरी बैठाई और केस को सुलझाने के लिए पुलिस पर भारी दबाव डाला गया। कामले, ये उन दोनों के स्केचेस हैं। शहर के सारे पुलिस स्टेशन और अस्पतालों में एक एक कॉपी भेज दो। डॉक्टर सोनल दवे, मुझे तो लगता है ये पेशेवर किडनैपर्स हैं, दोबारा लौट सकते हैं। अगर आपको आपके अस्पताल में कोई अटपटा शख्स नजर आए तो आप मेरे सेल पे फौरन फोन कीजिए। इंस्पेक्टर, हमारा वार्ड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। डर के मारे लोग बच्चों को इलाज के लिए भी नहीं ला रहे हैं। आप प्लीज रियलिस्टिकली बताइए, ये लोग कब तक पकड़े जाएंगे? अरे भाई, ऊपर से ऑर्डर हैं। ये क्या, हम तो इसके बाप को भी पकड़ लेंगे। वो सब तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बच्चा इंस्पेक्टर साहब। सुनो, ये लोग हाथ लग गए तो तुम्हारे बच्चे को भी ढूंढ लेंगे। न जाने कितने बच्चों को उठा चुके हैं ये लोग। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम एक एक को ढूंढ लेंगे। पर इंस्पेक्टर, उसके बाद बच्चों को अपने माँ बाप तक कैसे पहुंचाएंगे? और फिर 2-4 दिन के बच्चे, वो तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी बताने से रहे। माँ बाप तो पहचान सकते हैं डॉक्टर, आप तो पहचान लेंगी ना? डॉक्टर, आप तो पहचान पाएंगे ना हमारे बच्चे को? झूठ नहीं बोलूंगी रघु, बहुत मुश्किल होगा। हम रोजाना इतने बच्चों को एक साथ हैंडल करते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मीना पहचान लेगी। हाँ, वो जरूर पहचान लेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए, प्लीज प्लीज। मीना, थोड़ा सा पी लो मीना, तबीयत बहुत खराब हो गई है तुम्हारी। मुझे मेरा बच्चा ला दो। आइए, जल्दी आइए आप। विशाल, आप जाके किसी डॉक्टर को ले आइए। ठीक से पकड़ना हबीबा बच्चे को। इतनी डरी हुई शक्ल मत बनाओ। ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? जब हमारा बच्चा वापस तुम्हारी गोद में होगा, उसे दूध पिलाने के लिए तुम्हें कुछ हिम्मत होनी चाहिए ना? बोलो। इस वक्त कौन उसे दूध पिलाता होगा? भूखा है। बीमार है। कहाँ है? मीना, प्लीज थोड़ा सा पी लो, प्लीज। मैम साहब, इसका बुखार तो और तेज हो रहा है, जरा देखिए ना। मुझे पता है हबीबा, इसे तू ही पकड़। और आप यहाँ खड़े किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जाइए, किसी डॉक्टर को पकड़ लाइए। दवाइयाँ दी थी जी, पर फीवर उतर ही नहीं रहा है। कौन कौन सी दवाइयाँ दी आपने? जी वो
जी वो डॉक्टर साहब ने बड़ी सारी दवाइयाँ दी थी, मेरे मिस्टर जी को मालूम है। नाम क्या है? जी साहिल नाम रखा है जी। आपका नाम क्या है मैडम? जी वो मेरा नाम जी मेरा नाम मनीषा है जी, मिसेस मनीषा कपूर। बच्चा ठीक से फीड कर रहा है? बिल्कुल जी, वेरी नाइस। थोड़ी देर पहले ही फीड कराया है। लगता तो नहीं है। क्या? आपका बच्चा बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका है, इसे तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्या हो रहा है? क्या हुआ मैम? मैम मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, बच्चे का पापा हूँ। क्या हुआ चंदा? तो हुआ ये है मिस्टर विशाल चावला एंड मिसेस मनीषा कपूर, आपका साहिल बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका है। एडमिशन काउंटर वहां है, जल्दी से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। ये क्या हो रहा है चंदा? जी हाँ इंस्पेक्टर भवन। जी हाँ बोल रहा हूं। अच्छा हाँ मैंने उनसे कह दिया है कि बच्चे को एडमिट कर दे। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। जी ओके। चंदा ये क्या हो रहा है? बच्चे के गहने क्यों निकाल रही हो चंदा? चंदा ये मनीषा कपूर क्या है? हाँ? अरे मैं उस डॉक्टरनी को अपना नाम मनीषा कपूर बताया था, आपने आके चंदा चंदा करके सारा पांडा फोड़ दिया। मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, सारी फैमिली हिस्ट्री बता देते कि ये बच्चा भी। आप भी ना उस कुतिया को जरूर हम पे शक हो गया। फिर अब क्या करें चंदा? अब हबीबा हम पैसे भर के आते हैं, तू बच्चे के साथ ही रहे। मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे भी अपने साथ लेते जाइए। हबीबा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। मैं उस डॉक्टरनी को अपना नाम मनीषा कपूर बताया था, आपने आके चंदा चंदा करके सारा पांडा फोड़ दिया। मैं विशाल चावला फ्रॉम दिल्ली, सारी फैमिली हिस्ट्री बता देते कि ये बच्चा भी। आप भी ना उस कुतिया को जरूर हम पे शक हो गया। फिर अब क्या करें चंदा? अब हबीबा हम पैसे भर के आते हैं, तू बच्चे के साथ ही रहे। मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे भी अपने साथ लेते जाइए। हबीबा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। जब तक पुलिस अस्पताल पहुंची, चावला जोड़ा वहां से कूच कर चुका था। अब पुलिस के पास सुराग थे तो एक 4 दिन का बच्चा और एक अधेड़ उम्र की आया हबीबा, जिसे तुरंत हिरासत में लिया गया। बीमार बच्चे को अस्पताल की देखरेख में सौंपा तो गया, पर यह बच्चा कौन था और किसका था, इस रहस्य पर हबीबा ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाई। वो शहर के ममता नर्सिंग होम की मुलाजिम थी, जो अपने मालिकों का हुक्म पाल रही थी। ममता नर्सिंग होम पहुंचने के पहले ही पुलिस डॉक्टर मनोहर निहलानी और उसकी पत्नी डॉक्टर बबीता निहलानी के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी हासिल कर चुकी थी। जी हाँ, हबीबा बिल्कुल हमारे यहाँ ही काम करती है और हमने ही उसे उनके साथ एमजे हॉस्पिटल भेजा था। यू आर परफेक्टली राइट। कौन थे वो लोग और वो बच्चा किसका था? उन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना मनोहर, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। हाँ तो तुम ही बता दो ना बबीता। देखिए इंस्पेक्टर, उस दिन कोई हमारे क्लिनिक के डोर स्टेप पर बच्चा छोड़ गया। अब नेचुरली हमने उसको अपना लिया। अब उस दिन मिस्टर एंड मिसेस चावला आए, अपने ट्रीटमेंट के लिए बच्चा चाहते थे, तो उन्होंने ये बच्चा देखा, कहने लगे बहुत प्यारा बच्चा है, हमें दे दीजिए। तो हमने एडॉप्शन में दे दिया, बस। वो लोग काफी वेल टू डू फैमिली से लगते थे, बहुत डिसेंट भी थे, तो हमने बच्चा उनको सौंप दिया। सौंप दिया? जी ऐसे ही? कामले, देखिए डॉक्टर, पिछले 6 सालों में एडॉप्शन एजेंसीज और एनजीओज की तरफ से कम आप पर 6 केस हैं।
और आरोप है गैर कानूनी तौर पर बच्चों का खरीदना और बेचना। लेकिन इंस्पेक्टर, एक भी आरोप तो साबित नहीं हुआ ना, नॉट इवन सिंगल वन। एक्चुअली लोग हमारे अच्छे कामों से जेलसी फील करते हैं। मैडम, लोगों का तो पता नहीं, पर डोंट वरी, हम आपके अच्छे कामों की अच्छी तरह से छानबीन करेंगे। हाँ तो डॉक्टर, चावला दंपत्ति को आपने बच्चा सौंपा? देखिए, आपके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो आपका केस भारी होता जाएगा। बताइए, सौंपा या बेचा? कितने में बेचा? 90,000 में। बट इंस्पेक्टर, ये सारा पैसा चैरिटी में जाता है। हमारे दो ट्रस्ट हैं, एक इंदौर में, एक राउरकेला में, अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए। सारा रिकॉर्ड है। सी I'll show you। नहीं, जरूरत नहीं है, संभाल कर रखिए। हाँ डॉक्टर, उसके बाद क्या हुआ जब आपने चावला को बच्चा बेचा? बाद में वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए, पर आज सुबह अचानक वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, हम भी सरप्राइज हो गए। हमने पूछा, अरे भाई दिल्ली नहीं गए? बोले फ्लाइट मिस कर दी, बच्चा बीमार है। तो हमने कहा कि इधर ही छोड़ दो, जब ठीक हो जाएगा तो ले जाना। पर पता नहीं क्यों वो ही कहने लगे कि हम बच्चे को एमजे हॉस्पिटल ले जाएंगे, बस किसी को हमारे साथ कर दीजिए। सो हमने हबीबा को उनके साथ कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? हम कुछ लेंगे नहीं, पर हाँ, यहाँ से कुछ लेकर जरूर जाएंगे। क्या? आप दोनों को। You both are under arrest। जी। मुंबई के इस दर्द और डर के मारे मीना तन-मन से काफी कमजोर हो चुकी थी। उतने में उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी हालत और खस्ता बना दी। सरहद श्रद्धा को नहीं बांध सकती। भगवान और उसके बंदों के बीच कोई नहीं आ सकता सिवाय उसकी इबादत के। इसी श्रद्धा से बंधी फातिमा भी बांग्लादेश से भारत आई। उसे अपनी मन्नत पूरी करनी थी। वो पासपोर्ट, वीजा के दांव पेचों को नहीं जानती थी। उसे तो बस अजमेर शरीफ की दरगाह पर चद्दर चढ़ाकर अपने घर लौटना था। पर जिंदगी इतनी सहज, इतनी आसान नहीं होती। फातिमा भी बांग्लादेश से भारत आई। कई सालों के बाद उसकी इबादत कबूल हुई थी और उसके भाई के बेटा नसीब हुआ था। तभी तो वो शुक्रिया अदा करने जा रही थी। रात 11 बजे की जोधपुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए दिन के 2 बजे ही वो हावड़ा स्टेशन पहुंची। उसे अपना टिकट कंफर्म कराना था। 9 घंटे की अवधि में उसे जिंदगी बहुत कुछ सिखा गई। भाईजान, ये टिकट पक्का करना है। कौन सी ट्रेन का है? जोधपुर एक्सप्रेस। हो जाएगा। आप उधर वेटिंग रूम में जाके इंतजार कीजिए, लेडीज वेटिंग रूम है, उधर जाके बैठे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, जाइए ना उधर, मैं देखता हूँ, दूसरे को दोपहर तक कर दूंगा। जी, अगर आप टिकट पक्का कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी।
मैं अकेली औरत। भाईजान, वेटिंग रूम कहाँ है? वेटिंग रूम इसका ऊपर में है, यहाँ से सीधा चला जाइए। रहमत, हाँ यार चूना कहाँ से लाता है? सलीम का दुकान से यार। क्या हो रहा है? क्या होना है यार, यही चल रहा है, पैचिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। साला इतना उखड़ा हुआ क्यों है? क्या यार, उखड़े नहीं तो क्या कर। हम लोग यहाँ बीबी गांव में कितना दिन हो गया है मालूम है यार? अपने को भी तो अनलोडिंग का जरूरत है। हाँ यार भाई, आज तो मैं शाम को ला रहा हूँ। अरे वही तो कहने आया हूँ, तुम लोग का अनलोडिंग का सामान आ चुका है। बांग्लादेशी है क्या? एकदम असल चीज है, अभी अभी छोड़ कर आ रहा हूँ। सच? और वो अपना हाथ कैसे आएगा? अकेली है, और तो मुझे लगता है ना उसके पास पासपोर्ट है ना वीजा। ये तो और भी अच्छा है। किधर है? देखो ऊपर ये लेडीज वेटिंग में बैठी होगी। हाँ। हाथ में टीना का बक्सा होगा। हाँ ठीक है। आप ही का टिकट कंफर्म करवाना है ना? हाँ। टीटी साहब ने भेजा है। आप बांग्लादेश से आई है ना? जी, अजमेर शरीफ जाना है। जरूर जाइए, और हमारे नाम से भी चद्दर चढ़ाइए। मेरे भाई को बेटा नसीब हुआ है, सो मन्नत पूरी करने जाना है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो। शुक्रिया। वैसे आप बांग्लादेश में कहाँ से हैं? ढाका। अरे मैं तो परसों ही ढाका से लौटा हूँ। अच्छा, आप भी वहाँ के? नहीं, मैं वहाँ का। उसका बहन का ससुराल है। हाँ हाँ। मतलब तो हमारे घर ही के हो गए। हाँ, ये तो बात ही है। हाँ। टिकट लाइए। लेकिन आप लोग? मैं रहमत जानी, यहाँ का टिकट क्लर्क हूँ, और ये शेखर सिंह बहुत बड़ा अफसर है। आप टीटी जी से कहा था ना कि आप अकेली हैं, इसीलिए टीटी साहब ने हम लोगों को भेजा। नहीं, वैसे आप नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं देती हूँ ना। फातिमा को विश्वास हो चला था कि उसकी अजमेर शरीफ की यात्रा कामयाब होगी। पराए देश में ऐसे मददगार लोग पाकर वो आश्वस्त हो गई थी और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। पर वो नहीं जानती थी कि इस मदद की आड़ में उसके खिलाफ एक भीषण षड्यंत्र रचा जा रहा है। लखना, मुझे टिकट कंफर्म करवा दे। कितना मिलेगा? अरे यार, उकरा नहीं, पर रात को यात्री निवास पर आ जा। समझ गए। 102 में। हाँ, 102 में। लेकिन सुन, पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझा? एक काम कर, ठीक नहीं है। चलो पकड़ इसको पकड़। इसको खाना में मिलाकर ठीक रात में लेडीज वेटिंग रूम में आ जाते। तबीयत गड़बड़ करेगी तो मुर्गी थोड़ा कुकुर को कम करेगी। पूरी बारीकी से षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस षड्यंत्र से अनजान फातिमा उसमें फंसती जा रही थी। तय किए मुताबिक 8 बजे शेखर लखन के साथ कंफर्म टिकट देने फातिमा के पास गया।
मुन्ना ने आकर बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी परेशानी है। आप डॉक्टर के पास चलिएगा क्या? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ का खाना जमा नहीं शायद आपको। देखिए, फिर भी मैं कहता हूँ आप डॉक्टर को दिखवा ही लीजिए। रास्ते का लंबा सफर है और रास्ते में अगर तबीयत खराब हो गई तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा? आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास ठहरने की एक अच्छी जगह है, आप वहाँ आराम कीजिए, तब मैं वहीं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं का भाई, आप लोग दोनों इधर? इनका तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए इनको अच्छी जगह ले जा रहे थे। नहीं, और गाड़ी आने की वक्त कितना रह गए हैं? 2 घंटे बाकी है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए उतना ही आराम रहेगा आपके लिए। चलने को तो चलूं, पर गाड़ी छूट गई तो? देखिए, गाड़ी पकड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। शेखर सिंह और रहमत जानी का आखिरी वार भी निशाने पर लग गया। दोनों फातिमा को यात्री निवास के रूम नंबर 102 में ले गए। अरे आइए आइए आइए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे आप इसे अपना ही घर समझिए। अरे घबराने की कोई बात नहीं, आप इस यहाँ आराम कीजिए। चलिए, अभी पूरे 2 घंटा बाकी है। मुझे जाने दीजिए। आप आइए ना, आप अंदर आइए। क्या कर रहे हैं? अरे आप अंदर चलिए। मुझे अरे आप अंदर चलिए ना। अरे आइए ना। कैसे जाने दूं? किसी को उस पर रहम नहीं आया। 4 रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर फातिमा का बलात्कार किया। वो यात्री निवास से जैसे तैसे निकल तो आई, पर आगे रात के 12 बज चुके थे। जोधपुर एक्सप्रेस तो जा चुकी थी। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। न पासपोर्ट था, न वीजा।
क्यों बैठी है? ये सब क्या है? अरे जवाब क्यों नहीं देती है? घूंगी या क्या? टिकट कहाँ है तेरा? कहाँ जाना है? ओह, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से सब। बाप का माल तुम्हें रखता है। कल सुबह 9 बजे पूर्वा निकलेगी, वो अजमेर जाती है, उससे चली जाना। सुन, कल यहाँ दिखी तो सी बदतर हालत बना दूंगा, क्या समझे? हवलदार के पास जाएगी? हाँ, हवलदार के पास जाएगी? साली वो तुझे कल की गाड़ी से भी नहीं जाने देगा। क्या? कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए। मैंने कहा ना, आप अपना काम कीजिए, चलिए जाइए। नहीं जाऊंगा। पहले ये बता कि उसको सता क्यों रहा है? मेरी साली लगती है। आपको उससे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए, चलिए। साली लगती है? हैं? अकेली औरत को फायदा उठाता है? बाप का रात समझ रखा है क्या? आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है? आपकी बहन लगती है क्या? क्या बोला? आप घबराइएगा नहीं, वो अब यहाँ नहीं आएगा। आप कहाँ जा रही थी? अजमेर शरीफ। कोई तो है आपके साथ? किसी को खबर भेजनी है क्या? कोई तो होगा जिसे आप फोन करके बुलाना चाहें। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। अरे डरने की कोई बात नहीं है, घर में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चलिए, चलिए मेरे साथ। जयराम जी की राधे जी, अभी तक ड्यूटी पे जा रहे हैं? का नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। मेहमान आए लगते हैं। हाँ, बस ऐसे कुछ समझ लीजिए। रात भर ठहरेंगी, सुबह पूर्वा एक्सप्रेस पे चढ़ाने का है। अच्छा चलिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है। आइए, एक से भले दो। ठीक है, चलिए। आप जरा नीचे बैठ जाइए। शर्मा जी इधर आइए, यहाँ बैठिए। रिक्शा चलो। हाँ है ना अंदर, लेकिन इन्होंने तो अभी अभी ताला खोला। आप बेकार में शक कर रही हैं। अंदर आइए, मिलिए मेरी बीबी से। अजी सुनती हो, मेहमान आए हैं। आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। सुबह तक वक्त है हमारे पास। खबरदार, खबरदार, मैं हल्ला मचा दूंगी। बचाओ, बचाओ। बहुत आवाज करती है। मुंह पकड़ इसका। क्या हो रहा है क्या? जनाबान पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं चौधरी बोल रहा हूँ, 3 नंबर शांति विला से। देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, पकड़ो साले को, पकड़ो, उसको पकड़ो।
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। कहाँ से आई है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंदा घोष को पुलिस सूत्रों से इस हादसे की खबर मिली। खबर मिलते ही वो फातिमा बी से मिलने अस्पताल पहुंची। मैं पब्लिक इंस्टेंट लिटिगेशन केस फाइल कर रही हूँ। आप उनकी रिश्तेदार हो रही हैं? कानून रिश्तेदारी नहीं देखता। मैं तो हावड़ा स्टेशन पर होने वाली इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ। जोरा बागान की पुलिस ने आकर फातिमा को छुड़ा लिया और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। वहां उसके जिस्म पर लगे घावों का इलाज हुआ, पर मन पर लगे घावों का कोई इलाज नहीं था। कुछ ही घंटों में जिंदगी ने उसे जिंदगी भर का सबक सिखाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील चंदा घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट में संविधान की दफा 226 के तहत मुकदमा दायर किया। चंदा घोष ने फातिमा की मौजूदा हालत के लिए 10 लाख के मुआवजे की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को मंजूर करते हुए फातिमा बी को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश रेलवे को दिया, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि रेलवे यात्री निवास में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हुए अत्याचार के लिए उन बलात्कारियों के साथ साथ रेलवे भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। फातिमा बी बांग्लादेश वापस गई। ऐसा बलात्कार ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा पति है। इस बलात्कार का आदेश उसे गांव की पंचायत ने ही दिया था। बाहर से हमारी इस बेइज्जती का तमाशा देखने वाले कोई और नहीं, पंचायत के ही लोग हैं, जिसमें सरपंच भी शामिल है। इस तमाशे की भूमिका तो उसी दिन तैयार हो गई थी जब पूरन और उसकी माँ हमारे वास्ते शादी का रिश्ता लेके हमारे घर आए थे। हमारा तो भाग्य खुल गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बिन माँ की बेटी की किस्मत इतनी चोखी है। मैं कस्तूरी ने राठौर साहब की बेटी की शादी में देखी और तभी से ठान ली कि उसे ही अपनी बहू बना के ले जाऊंगी। अभी तक दिखाई नहीं दी, कहाँ है? ये लो, आ गई हमारी कस्तूरी। अब याने तो आप जानती हो हमारी कस्तूरी, और यह हमारी छोटी बेटी दर्पण, और ये है बेटा पूरन भान सिंह, और ये हमारी मासा। बेटा दर्पण, कुछ मिठाई उठाई का इंतजाम कर जल्दी। थाम थाम, रहबा दे, हम लेके आए हैं। आ, इधर आ बेटी। अरे आ जा, हमारे पास बैठ। आ बैठ। मिठाई दे, ले मुंह मीठा कर। तो भाई साहब, बात पक्की समझू नहीं? अच्छी, अब इनकार करने की हिम्मत कहाँ है? तो ठीक है, कहीं बाद में जबान से फिरोगा तो नहीं? जीवन में और तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत कमाए हूं। मैं जान दे सकूं, पर दिया हुआ वचन से पलट नहीं सकूं।
आज से कस्तूरी थारी हुई। राम राम काका। अरे रूप बेटा तू आजा बैठ, बहुत दिनों बाद। काका बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और फिर माँ को भी जयपुर लेके गया था मैं। अच्छा अच्छा। वो दर्पण आई थी घर पे, भाभी को बोल के गई थी कि कोई जरूरी काम है। कहाँ है वो? अच्छा समझ गयो, उन्हें मारो काम कर दियो। क्या बात है काका? अरे बात कहीं है, कस्तूरी की शादी होवा वाली है और वह भी अगला महीना में। थाने कहीं हो गयो? तबीयत तो ठीक है थारी? हाँ काका। अरे रूप भाई जी, दीदी ने कुछ काम रहे थारे से, अंदर अपना कमरा में है, जाओ नहीं। हाँ हाँ जाओ जाओ नहीं, शादी की बधाई दे दो उनको। जाओ जाओ। यह रूपनू कहीं हो गया अचानक? इसका कारण तुम हो बापू। मैं? हाँ तुम। दीदी की शादी के वास्ते हाँ करना से पहले क्या थारे को उसे पूछना नहीं चाहिए था कि वो क्या चाहे है? मतबल वह खुश नहीं है कहीं? अरे मैं तो उनकी भलाई के लेने सब कर रहा हूँ। इतना बड़ो घर है उनको, और फिर पूरन में बुराई कहीं है? कोई बुराई नहीं है बापू, पर दीदी रूप भाई जी को चाहे, उनसे शादी करना चाहे। अरे अब गलती तो तुम दोनों की भी है, पहले ही बता देते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। अब रूप ने मैं भी पसंद करूं हूं, इको बाप मारो दोस्त रहो, और उनका मरवा के बाद रूप ने मैं अपना बेटा की तरह समझो। तो समस्या क्या है बापू? इनकार कर देना उन लोगों ने। अरे चुप, इनकार कर दो, इतना आसान है कहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दी हुई जबान से फिरूं कोनी। अरे लाखा में एक घर है उनको, हमारी बेटी राज करेगी राज। और रहे रूप तो उनके लेने छोरी मैं ढूंढूंगा, बिल्कुल हमारी कस्तूरी जैसी। चलूं काका? अरे थाम बेटा, देख बेटा, मैं जानू थारा दिल की हालत, पर अब हमारी इज्जत थारे हाथ है। तुम दोनों जो चाहे सजा माने दे दो, पर जो हो रहे है उन्हें हो जावा दो। काका आप नहीं जानते कि आप मुझसे क्या मांग रहे हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। एक ही पल में हमारे सारे सपने हमारी आंखों से आंसू बन के बह निकले। इतना बड़ा फैसला करते हुए रूप की आंखों में आंसू नहीं थे, पर मैं जानू उसका दिल रो रहा था। बापू भी दुखी था, पर उसमें भी अपने आदर्शों के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, खुशी का अवसर था, पर सबके दिल रो रहे थे। और एक दिन मैं पूरन के साथ अग्नि के फेरे लेकर उसके घर आ गई। तो बहुत सुंदर है री, पहले भी देखे हूं थाने, पर आज तो बस। अरे कुछ तो बोल। अच्छा एक बात बता, कोई नजर तो नहीं लगाया ना इस सुंदर मुखड़े ने?
पूरन को अचानक क्या हो गया था, समझ नहीं सकी। मैं तो उसे सच्चे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, अपना सब कुछ उसके आगे समर्पित करने को तैयार थी, पर हमारे शरीर में आग भड़का के वो इस तरह क्यों चला गया? अगले दिन रीति के अनुसार बापू और दर्पण के साथ रूप भी म्हारे से मिलने आया। चुप चुप था वो, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उस दिन म्हारे को एक बात अजीब सी लगी। पूरन कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। एक बार फिर रात आई। रातें आती रही, जाती रही। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि म्हारा पति क्यों दूर दूर रहता है। समझ चुकी थी, पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद को भाग्य के हवाले छोड़ दिया। माँ, तू कस्तूरी को जावा क्यों दी? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे कहीं रोक लेती मैं, वो बापू बीमार है, परेशान काहे हो गया, आती होगी। लेवा कौन आया उसे? अरे वही जो उदिन आयो, क्या नाम है वो? हाँ, रूप। माँ, तू भी कभी कभी गजब कर रहे है। कोई का भी साथ भेज देगी तू? खैर, मैं देखूं। अच्छा हुआ बस मिल गई, नहीं तो कल ही आना पड़तो। पूरन भी परेशान होगा, है ना? अच्छा एक बात बता कस्तूरी, तू खुश तो है ना? क्या हुआ? माने भी नहीं बताएगी? ये आप काहे कह रहे हो समदन जी? दिल तो कर रहे हो रात में ही धक्का मार के बाहर निकाल देती यानी, पर नहीं, हम थारी तरह नहीं है, इसीलिए सुबह को इंतजार किया और थाने संदेशा भिजवायो। अब ले जा अपने पाप की गठरी अपने साथ। अरे मत बोलो समदन जी, थाने जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं अपनी आंखों से देखा थारी बेटी ने बीच रास्ते में उस हरामजादे रूप के साथ। छी, बोलना में भी शर्म आया माने। काहे कमी रही थारी बेटी ने? पूछो। मैं मानू कि रूप और कस्तूरी ना मन में पहले शादी करवा की चाहत थी, पर अब ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मारो, विश्वास करो। तो यह है असल कहानी। पहले से ही चल रहे हो ये सब। इतना बड़ो धोखो। हमारी बात तो सुनो। छड़े सुनना है, ले जाओ थारी बेटे ने और सौंप दो हरामजादे को। पर बेटा बस बहुत हो गए, थे जा सको। हमारा दोष क्या था? मैं तो इतना कुछ सहने के बाद भी अपने पति के साथ उसके घर में रहना चाहती थी, उसकी इज्जत बन के। रूप तो हमारा अतीत था, पर पूरन और उसकी माँ कुछ सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने हमारे चरित्र पे लांछन लगा के मैंने घर से बाहर कर दिया। मैं अपने उस घर में लौट आई जहां से डोली में बिठा के बापू ने हमारे को विदा किया था। कस्तूरी, माने लागे है तू कुछ छिपा रही है। बोल बेटा, मैं थारो बाप हूं। नहीं बापू, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं। कस्तूरी, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि तू कुछ छिपा रही है। अरे बता ना, क्या बात है? मैंने
तंग मत करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देख बेटा, तू कुछ बताएगी तो कुछ हल निकलेगो, और नहीं तो फिर एक ही उपाय है, पंचायत। हाँ भाई पूरण, थारो कहीं कहना है इस बारे में? अपनी पत्नी ने घर से निकालना अच्छी बात तो नहीं है भाई, है कि नहीं? मैं तो बड़ा अरमाना से बिना दहेज के इसे लाई थी सरपंच जी। क्या पता था यही हमारी इज्जत ने डस लेगी। खुल के बोलो भाई, गोल मोड़ बातें मत करो। कैसे बोले सरपंच जी? बोलना में हमारे को शर्म आवे। मतलब इसको अवैध संबंध है इस छोरा के साथ। कोई सबूत है थारे पास? सबूत? शादी का बाद एक रात भी अपना मर्द के साथ नहीं सोई है ये। 2 दिन पहले जब मारो बेटो बतायो तब मने मालूम पड़े। क्यों नहीं छोरी, ये सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैं काहे बोलूं? भाई जो सच है। अरे ये क्या बोलेगी छिनाल? ये अपना मर्द के साथ नहीं अपना यार के साथ सोना चाहे। नहीं, ये झूठ है। तो सच काई है? हमारा रूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर तू अपने पति को उसका अधिकार क्यों नहीं देना चाहती? उसके साथ सोती क्यों नहीं बता? ए छोरी, बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? सच क्या है? सच तो ये है कि हमारा पति नपुंसक है। देखो देखो जान की जबान है। सरपंच जी अपनी इज्जत बचाने वास्ते हमारे बेटा ने नपुंसक बोले। छी, क्या छोरी तो औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। एक मिनट। कस्तूरी थारे पास कोई सबूत है? इस बात का सबूत तो कोई औरत न दे सके। या तो कोई बात ना हुई सरपंच जी, बिना सबूत इतना बड़ा इल्जाम कोई कैसे लगा सके? तो थारे पास कहीं सबूत है कि तू नपुंसक नहीं है? नपुंसक हो रहा है, नपुंसक हो रहा है तू। थम। यूं मारपीट से झगड़ा कौन ही निपटेगो? मैंने सोचने दो, मामला खास है, खास। लेकिन सरपंच जी, ये कैसे पता लगेगा कि छोरी जी जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत? उपाय है, एक ही तरीको है सच और झूठ परखने को, एक ही तरीको। और वो तरीका ये था। हमारा पति सबके सामने अपनी मर्दानगी साबित करने में लगा हुआ था, और ये सब सच परखने के नाम पे पूरी पंचायत देख रही थी, खासकर सरपंच जिसने ये आदेश दिया था और जिसको ये सब देखने के बाद अपना निर्णय सुनाना था। आज से पहले मैंने पता नहीं था कि सच बोलने का परिणाम इतना भयानक होवे है। मैंने तो ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। मेरे भाई को खा के जी नहीं भरा तेरा, अब हमको भी विधवा बनाने आई है तू। बहू जी भूखी थी इसलिए। तुम इसे खाना खिलाकर इसे भोगना चाहते थे। डाल देना। मेरी पहचान के एक स्वामी जी आए हैं, उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम है।
जिसके लिए उन्हें एक विधवा चाहिए भजन गाने के लिए। स्वामी जी, आपका काम हो गया। किसे भेज रही हैं? मासी, मासी, हाँ, क्या हुआ? मासी, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आई मासी। मासी, मासी, वो स्वामी नहीं है, वो स्वामी नहीं है, ना ही वहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम था। मुझे पता है। आपको पता है? फिर भी? हाँ, फिर भी मैं जानती हूँ स्वामी कैसा आदमी है। एक स्वामी ही क्या, यहाँ तो जो भी मर्द आता है अपने उपकार की कीमत वसूलने आता है। तुमने सब कुछ जानते पूछते मुझे उसके साथ भेजा? क्यों? क्योंकि मुझे अपना और तुम लोगों का पेट भरना होता है, ये आश्रम चलाना होता है। तुम क्या समझती हो ये आश्रम सरकारी अनुदान से चलता है? चलता अनुदान पे ही है, पर मुझे इसकी कीमत चुकानी होती है, हर दिन, हर रात। मासी, ये तो पाप है। हाँ, पहले मैं भी यही समझती थी। जब ये आश्रम खोला गया था तो कोई हमारी खबर लेने नहीं आया, कोई सहायता नहीं, कोई अनुदान नहीं। भूख और समय ने जब आश्रम का पिछला दरवाजा खोल दिया तो मानो जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ सी लग गई। ये बात और है कि रात के अंधेरे में हर महापुरुष अपने उपकारों का बदला चुकाने पहुंच जाता है। मगर मासी, इस तरह तो हम में और धंधा करने वालियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। फर्क है, फर्क है। धंधा करने वाली औरतें अपनी कीमत खुद तय करती हैं, लेकिन हमें दूसरों की दया पर जीवित रहना पड़ता है। मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगी सविता, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सोचना कि इस दुनिया में भूख से बढ़कर चीज कुछ भी नहीं। आओ। बैठो। मानसी, ये सविता दीदी है। जो कुछ भी काम हो इनको बोलना और तुम इन्हीं के साथ रहना, ठीक है? सविता, इसका ध्यान रखना। कहाँ से आई हो? पानसकुरा। पति कब मरा तुम्हारा? चोरी करती है? नहीं, बहुत भूख लगी थी जानकी। भजन गाते समय तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, खाना खाते हुए सब ठीक हो जाता है, क्यों? या तो भजन गा या फिर भूखी मर। जानकी, मैं सच कह रही हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगी। बस एक रोटी दे दे, एक रोटी बस। कुछ नहीं मिलेगा, हराम का नहीं आता है ये सब, समझ गई? हराम का नहीं आता है ये सब। तो समझते क्यों नहीं है? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं कहती हूँ तुम जाओ।
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। मानसी, मैं भी आती हूँ। चाची, चाची, देखो खाना लाई हूँ। खाना? खाना? खाना लाई? पिता को जैसे पत्थर बना दिया। उस दिन यदि कुछ अनर्थ हो जाता तो मैं तो समाज में किसी को मुंह दिखाने की अवस्था में ही नहीं होता ना। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, नई लड़की थी और पहली बार ही आपके साथ गई थी। मैंने उसको सब समझा दिया है, अब सब ठीक है। किंतु मैं उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि समाज में मेरी भी एक प्रतिष्ठा है। अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने एक कोमल त्वचा देखी। कौन? सावरी कंचन सी काया, भयभीत हिरणी से तो नयन, उन्नत वक्ष। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। अच्छी कली कहीं आप मानसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? वो तो बहुत छोटी है। कोमल मुख से भजन का स्वाद ही कुछ और आता है। लेकिन किंतु परंतु के मोह माया में मत हो जाओ। अनुदान राशि बताओ। ठीक है, कब? शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। मानसी, मानसी, दीपा, मानसी को देखा कहीं? मानसी, वो तो स्वामी जी के साथ भजन गाने गई। स्वामी जी के साथ? गोरी तोरे नैन कजर बिन कारे, कारे कजरा रे। गोरी तोरे नैन कजर बिन कारे, कारे कजरा रे। गोरी तोरे नैन, गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कारे, कारे कजरा रे। गोरी तोरे नैन, गोरी तोरे नैन, गोरी तोरे नैन। मानसी, मानसी, क्या हुआ? मानसी की हालत बता रही थी कि उस पे क्या गुजर चुकी है। सविता के पास ना तो शब्द थे और ना ही उसे इनकी जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि मानसी की खामोशी ही उसकी दास्तान बन चुकी थी। लेकिन सविता खामोशी की काली चादर के पीछे छिपी इस हकीकत को नहीं जानती थी
कि स्वामी जी के बाद उनके 3 और शिष्यों ने भी गुरु परंपरा का पालन करते हुए मानसी के साथ अपना मुंह काला कर लिया। इस सामूहिक बलात्कार ने मानसी के शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी घायल कर दिया था। वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, जिसके सभी एहसास जैसे मर चुके थे। सविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मानसी को कैसे इस दुर्घटना से बाहर निकाले। जब तक समझ पाती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मानसी, 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 मानसी की आत्महत्या ने पूरे आश्रम को हिला के रख दिया। उसकी लाश के सामने बैठी सविता की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान करवटें ले रहा था। उधर जानकी के पांव तले जमीन जैसे खिसक चुकी थी। उसे अपना अंत नजर आ रहा था। दूसरी ओर स्वामी जी की रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। जानकी और स्वामी जी दोनों ने अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बाल विधवा के सामूहिक बलात्कार ने सरकार और खासकर मानवाधिकार आयोग के कान खड़े कर दिए। आखिरकार कानून हरकत में आया और स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी जी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही पुलिस जानकी को भी लेने आश्रम पहुंच गई। रुक जाओ, रुक जाइए आप भी। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? मैडम, इन्होंने अपराध किया है और इन्हें इसकी सजा मिलेगी। आप बीच में मत आइए। तुम कौन होते हो इसे सजा देने वाले? हाँ, एक मानसी की आत्महत्या ने तुम सबको बौखला दिया, मगर उन सैकड़ों हजारों विधवाओं की चीखें बचा है। और ना ही रात हमारे सभ्य और आधुनिक समाज की एक कितनी बड़ी चुप कर। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है तारा। मैंने कुछ नहीं किया है तारा, भवानी कसम, बच्ची की कसम तारा। मैं तो सिर्फ बचाने गया था, पर उन लोगों ने मुझे देख लिया है तारा। लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेंगे? बताइए मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू और महुआ क्या करोगे? बोल तारा, साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बाबा चलो बीड़ी बुझाओ, मैंने खाना ला दिया, अपने हाथों से बनाया। ये आपकी सबसे मनपसंद सब्जी। विष्णु बंजारा तू है? जी साहब, बात क्या है? थाने चलना होगा, रामपुरा। लेकिन साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। तेरी कुल्हाड़ी किधर है? जी वो हमारे पास है, थाने में। जंगल में पड़ी मिली, उसके साथ में एक लाश भी थी। लेकिन साहब मैंने चल। अरे छुड़ा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ थारा बहन? तो भैया उन्हें छुड़ा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। रो नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। भैया कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम काहे बैठे हैं? लाने गए हैं उसे। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। जयंत ठाकुर। मध्य प्रदेश के रामपुरा तालुका के पास सिंघारिया पिपारिया के जंगलों में हुए एक दलित औरत के बलात्कार का विष्णु बंजारा एकमात्र चश्मदीद गवाह था। बलात्कार के बाद उस औरत की हत्या कर दी गई थी
वैसे मामला बड़ी आसानी से रफा दफा हो जाता, पर विष्णु बंजारा हथियारों से परिचित था। जय हिंद जनाब। साहब ऐसे कैसे जुर्म कबूल करें साहब, जब हमने कुछ किया ही नहीं साहब। तो फिर किसने किया? साहब हमें छोड़ दो साहब, कसम खाते हैं साहब, मुंह बंद रखेंगे, जबान देते हैं साहब। हमने भी किसी को जबान दी है विष्णु। देख, तुझे तुरंत कोई फांसी वासी नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे। इसलिए 2-4 साल अंदर हुआ, तेरे बीवी बच्चे ठाकुर साहब संभाल लेंगे, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन साहब हमारे बीवी बच्चे। अरे एक गरीब दलित औरत का बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, तो किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही है। और फिर एक चमारन की हत्या के लिए हम ठाकुरों पर हाथ डालें, हो ही नहीं सकता। इसलिए तेरी भलाई इसी में ही है विष्णु, तू अंगूठा लगा दे, डर मत, सोच मत, चल लगा। कुछ नहीं चला है तो क्या? अंगूठा लगा, चल लगा। सर ऐसे कैसे समझाओ इसे। साहब सुनिए साहब, अंगूठा लगा। कुछ नहीं किया है साहब, लगा अंगूठा लगा। लगा कसम खाता साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं पहले जरूर साहब। एक बार समझाया समझ में नहीं। साहब चाय। ना था विष्णु, चाय पिएगा क्या? विष्णु, हे विष्णु, विष्णु, विष्णु। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो अंसारी, तुम एक रोज नामचा बनाओ, उसमें लिखो कि कल रात को 10:30 बजे विष्णु बंजारा को हमने यहाँ से छोड़ दिया था। एंट्री करवाओ और उसका अंगूठा लगवाओ जल्दी से। जी जनाब। शुक्ला बाहर जो आदमी मुर्गा बना, क्या नाम है उसका? साहब पॉकेट मारो है, जमाल। बुलाओ उसे। और जयराज तुम एक काम करो, पंचनामा बनाओ, उसमें लिखो कि इस जमाल को अनजान आदमी गांधी रोड पर रेंगता हुआ मिला, उसके सीने में दर्द था और जैसे ही वो पास पहुंचा उसने दम तोड़ दिया। जमाल ने हमें आगाह किया। और हाँ, लाश के बदन पर कोई भी मारवार का निशान नहीं था, लिखना, मैंने खुद छानबीन की। जी ठीक है साहब। जमाल सुन बे मादर, तुझे वो आदमी गांधी रोड पर पड़ा हुआ मिला, समझ गया? म्युनिसिपैलिटी के नाम एक लेटर टाइप करो, तुरंत इस लाश का क्रियाक्रम करवा दो आज ही। ये लो पकड़ो, आई बात समझ में? जी। जल्द से जल्द इस लाश का क्रियाक्रम और हमेशा के लिए मुंह बंद। और याद रखना, अगर एक डूबेगा तो सबके सब डूबेंगे, आई समझ में? इस लाश को जल्दी बाहर निकलवा फटाफट। यस सर। जैसे ही विष्णु के पड़ोसी महातो को विष्णु की मौत की खबर मिली, महातो तुरंत रामपुरा बार के एडवोकेट बोस को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। इसके पहले कि तिवारी और उसके आदमी विष्णु की लाश को लेकर उसे ठिकाने लगाने पुलिस स्टेशन से निकालते, एडवोकेट बोस ने उन्हें रोका। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए। अरे
सरकारी वकील साहब, आप सुबह सुबह कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? तिवारी जी, कल रात धावला देवल गांव के विष्णु बंजारा को पूछताछ के लिए लाए थे क्या? विष्णु बंजारा? अरे अंसारी जी जनाब, वो विष्णु बंजारा कल क्या? हाँ लाए थे, पर रात में 10:30 बजे छोड़ भी दिया था। एंट्री है हुजूर। हाँ याद है, अब तक तो घर पहुंच भी गया होगा बोस बाबू। जी नहीं, आप उसे पहुंचाने जा रहे हैं, यानी कि ठिकाने लगाने जा रहे हैं तिवारी जी। विष्णु की लाश को बाहर निकालिए। देखिए मामला काफी उलझा हुआ है, मैं कचहरी में मिलता हूँ, आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है? ठीक नहीं है तिवारी, आपने और आपके आदमियों ने जो कुछ भी किया है वो गलत। देखिए काहे गलत सही के चक्कर में पड़ रहे हैं बॉस बाबू, हम दोनों सरकारी तनख्वाह लेते हैं, मिलकर काम करना है। अभी जाने दीजिए। जाने नहीं दूंगा तिवारी। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में हत्या हुई है, दफा 302 लागू होना चाहिए, मर्डर। बॉस बाबू मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो तुम लोगों ने समझ रखा है, कानून को, एक आम आदमी की जिंदगी को मजाक है तुम्हारे लिए सब। विष्णु की लाश को अभी बाहर निकालो, मुझे अभी वो लाश देखनी है, अभी इसी वक्त। एक लावारिस लाश देखकर क्या करेंगे बॉस बाबू, हमारे पास कागजात हैं। ठीक है, तो कागजात भी देखेंगे और लाश भी। तिवारी, विष्णु, क्या हुआ रे विष्णु? वकील साहब, विष्णु। तिवारी, ये लाश यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं डीएम को फोन करने जा रहा हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ सेशंस कोर्ट था। अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, भोपाल में, बड़ी कचहरी में। अब वो लोग ऐसे छूट नहीं सकते। आप लोग बस हौसला मत छोड़िए, डरिए मत। अब अपने लिए को अपना दोस्त नहीं मानेंगे बॉस बाबू, हम तो 2 साल जेल में सड़ेंगे, हमारा पूरा परिवार भूखा मरेगा सिर्फ आपकी बदौलत। तिवारी, तुम 2 साल बाद वापस आकर अपने परिवार को खिला सकते हो, लेकिन विष्णु बंजारा कभी वापस नहीं आएगा। उसके परिवार का क्या? एक मासूम आदमी की जिंदगी के बदले में 2 साल की सजा बहुत कम है तिवारी। फाइल कहां रख दी अंसारी ने? कैसे हो जयराज? सलाम साहब। अरे सलाम ठोक के साले क्यों मेरे जले में नमक छिड़क रहे हो तुम? हैं? वहां 2 साल जेल में तुम जैसे हवलदारों को सलाम ठोक ठोक के साली बीड़ी पी है मैंने, कसम से वर्दी क्या उतर गई, मैं तो हिला हो गया बिल्कुल। जय हिंद तिवारी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो अंसारी, जिंदगी कैसी गुजर रही है? हमारी जिंदगी भी कोई बेहतर नहीं है हुजूर। रात दिन इस डर में काटे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दे। हाँ, वकीलों के खर्चे, दिल्ली का आना जाना, हालत खराब हो गई है जनाब। और इस पर से अपनी प्रमोशन भी तो रुक गई है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है ये बोस। जनाब, उस बोस को उकसाती है वो सुश्री विष्णु की बेवा, और उसको उकसाता है वो मैं। तो बहुत चर्बी चढ़ गई है हरामजादे के। तो उतारते हैं ना चर्बी, उतारते हैं चर्बी। आप हमारे साहब आ गए, सारी चर्बी निकाल देंगे एक दिन में। पुलिस वाले को अंदर करवाएगा, हैं? कुत्ते, जब पुलिस वाले का डंडा आर पार जाएगा ना, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। मत मारिए, मत मारिए। काय कुत्ते की तरह क्या कर रही है? दोनों माँ बेटी मिलकर चिपकती है इससे। ये क्यों भी अंसारी, क्या कहते हो? अगर परमिशन मिले तो हम भी अपनी मर्दानगी के जलवे दिखा दें, क्यों जनाब? मत मारो, माफ कर दो, ये मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, गलती हो गई साहब। राम सादे, गलती तो हमसे हो गई, मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को, इतना खोखला था 2-4 लाते सहन नहीं कर सका, कीड़े की तरह देखता हुआ मर गया हरामजादा। और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते, बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं हैं। नजरें नीचे कर, नीचे कर। मेरी बात सुन, अगली पेशी पर तुम अपनी गवाही बदलोगे। क्या कहना है, कैसे कहना है, अंसारी सब समझा देगा। और वो तेरा बॉस बाबू है ना, बहुत छोटा आदमी है वो, पूरे पुलिस फोर्स की ताकत हमारे साथ है, याद रखना। जितने पुलिस वाले उतने डंडे। आई बात समझ में? चलो।
मातो, तुम लोगों पर जो ये हमला हुआ है उससे हमारा केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अरे वो लोग अपना रंग दिखाने लगे हैं, कितनी आसानी से हिंसा पर उतर आते हैं। उनको लगता है जैसे उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, राज है उनका। बस बस बोस बाबू, हमें गलत मत समझिएगा। हम लोग थक चुके हैं और रहना इसी गांव में। बच्ची बड़ी हो रही और वो लोग जानवर है, जानवर कितना मारे। तारा बहन और इसकी बच्ची को कितना गंदा बोले, और जो बोले वो करेंगे जरूर। अब तो सोचते हैं ये किसी तरह से खत्म हो। उनको सजा होने से भी क्या होगा? उन्हें सजा मिलने से विष्णु की मौत खाली नहीं जाएगी मातो। कितनी बेरहमी से मारा था उसे। वो पुलिस वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हत्यारे हैं वो विष्णु के, ये बात भूलना नहीं तुम। गलती तो हमसे हो गई, मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को, मर गया साला। इतना खोखला निकला, 2-4 लाते खा के मर गया। हम सादा कीड़े की तरह रेंगता वहां, और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते। मैं तिवारी पर दफा 302 या 304 लगवा कर ही रहूंगा, और अब हम पीछे नहीं हट सकते। बातों नहीं हटेंगे वकील बाबू, अब हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। अदालत का जो भी फैसला हो हमें मंजूर है, पर उन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बात तो भैया कीड़े बोले, महुआ के बाबा को कीड़े बोले हैं। वो कीड़े नहीं थे, वो इंसान थे, भले इंसान। हम लोग गरीब हैं तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं? कोई कुछ भी करेगा हमारे साथ? नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। हमें कीड़ा बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। चाहे जितना समय लगे आप लड़िए वकील बाबू, दंड दिलाइए उन्हें, हम आपके साथ हैं। आखिरकार न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने